अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 16 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन K2MnO4। अब यहाँ पे K2MnO4, इसमें आपने मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखें पोटेशियम क्योंकि अल्कली मेटल है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम के 2 एटम है तो इसलिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम +2 लेंगे। आगे मैंगनीज हमने इसका फाइंड आउट करना है, इसको हम X से डिनोट कर लेते हैं। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमें पता -2 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की क्योंकि 4 एटम है तो 4 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा -8। और ओवरऑल कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको हम 0 लेते हैं। अब यहाँ पे x के लिए अगर कैलकुलेशन करें +2 और -8, यहाँ पे ये हो जाएगा x -6 = 0। और यहाँ पे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी +6। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, +6 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बीइंग रिड्यूस। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया गया और आपने देखना है कि कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का यहाँ पे +1 होगा, बोरोमीन का -1, मैंगनीज का यहाँ पे +4 होगा, जबकि ऑक्सीजन का यहाँ पे -4। अब यहाँ पे इसके केस में देखिए बोरोमीन के लिए यहाँ पे 2 एटम है, -2 आ जाएगा, और मैंगनीज का यहाँ पे +2। बोरोमीन अपनी फ्री स्टेट में है इसलिए यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 वाटर मालिक्यूल, अगर एक वाटर मालिक्यूल के लिए देखें, एक हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो +1 रहता है और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है। अब यहाँ पे देखें बोरोमीन यहाँ पे -1 था और यहाँ पे ये 0 स्टेट में आ गई है, लेकिन मैंगनीज के केस में देखें, मैंगनीज यहाँ पे +4 से +2 में आई है, तो इसका मतलब है मैंगनीज की यहाँ पे रिडक्शन हो रही है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, +4 से +2 में आ गई है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि मैंगनीज की रिडक्शन हो रही है, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, विच प्रोसेस टेक प्लेस एट द कैथोड। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो ये हमने याद रखनी है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगी। जी नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच प्रोडक्ट यू विल गेट एट द एनोड व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें, पहली तो बात की गई है वो है कि कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं, मतलब एनोड भी हमारा कॉपर का बना है और कैथोड भी कॉपर का ही बना है, और इसके अलावा यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट ही यूज किया गया है। तो जब यहाँ पे कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन यूज किया गया और कॉपर के ही इलेक्ट्रोड हैं, तो यहाँ पे ना तो हमारे पास ऑक्सीजन आनी और ना हाइड्रोजन, बल्कि क्या होगा कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट नजर आएगी, क्योंकि नो प्रोडक्ट इनसिड कॉपर मेटल विल गो इनटू द सॉल्यूशन एज ई कॉपर आयन। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और क्योंकि वो कॉपर का ही बना हुआ है, ऑक्सीडेशन होगी तो वहां पे कॉपर आयन प्रोड्यूस होंगे जो कि हमारे सॉल्यूशन में चले जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। जी नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अगर जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया जाए तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है। अब यहाँ पे देखें, ये जो दिया गया रिडक्शन ऑकर एट एनोड, ये स्टेटमेंट गलत है। हमें पता है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएगा। ये बाकी तीनों ऑप्शन इसमें ठीक है। ये जो बात की गई है एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास मे बी गैल्वानिक सेल हो, और गैल्वानिक सेल में हमने कहा था कि एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और गैल्वानिक सेल में कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगी और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, इसलिए यहाँ पे इसमें बी ऑप्शन ठीक है। जी नेक्स्ट है, विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन एट द एनोड व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl विल बी इलेक्ट्रोलाइज्ड। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इलेक्ट्रोलाइज किया जाए तो हमारे पास एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। अब एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब है कि हमारे इस वाले कंपाउंड के जो नेगेटिव आयन है वो एनोड की तरफ जाएंगे, और नेगेटिव इसमें हैलोजन है, मीन क्लोरीन, तो इसलिए यहाँ पे ये क्लोरीन जाएगा, तो हमारा ऑप्शन है कि वहां पे क्लोरीन गैस जो है वो डिस्चार्ज होगी एनोड पे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विच प्रोडक्ट यू विल गेट एट द कैथोड। अगर जिंक क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज किया जाए तो कैथोड पे हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। अब कैथोड के ऊपर पॉजिटिव आयन ने जाना है, अब पॉजिटिव आयन में से अब यहाँ पे बात की गई एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी होंगे जो कि पॉजिटिव है, और जिंक से हमारे पास जिंक पॉजिटिव आयन आएंगे।
अब दोनों पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाएंगे, लेकिन वहां पे जाके रिड्यूस वही होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होंगे और हमें हाइड्रोजन गैस रिसीव होगी। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। What is the produce at the cathode in hydrogen oxygen fuel cell? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की बात करें तो कैथोड पे हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन रिसीव होते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज हाईएस्ट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो इसमें कौन सी मेटल जो है वो हाईएस्ट है? तो अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो इन मेटल्स में मैग्नीशियम जो है वो हाईएस्ट पे है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा जी। स्टूडेंट्स आते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है और अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए तो क्या होगा? हमें पता है कि जब भी इसके एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होगा और उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसका आंसर, व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द सोल्यूशन डिकम्पोज एंड डिफरेंट प्रोडक्ट आर ऑब्टेन। अब कैथोड पे क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन होगी क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, एक्वस सोल्यूशन है, इसलिए यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज होंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगी। जबकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पे क्लोरीन गैस मिलेगी। तो कंसंट्रेटेड NaCl सोल्यूशन है, जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो यहाँ पे एनोड पे हमें ऑक्सीडेशन से क्लोरीन गैस मिलेगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मकसद क्या है? तो इसके ऑब्जेक्टिव्स देखें। टू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम करेजन, जो सबसे पहला फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हमने किसी भी मेटल को करेजन से रोकना है। टू इंप्रूव देयर अपीयरेंस, उनकी अपीयरेंस को बेहतर बनाए, और टू इंक्रीज देयर ड्यूरेबिलिटी, कि उनको पायेदार बनाए, एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट बाय यूजिंग द थिन लेयर ऑफ एक्सपेंसिव मेटल, कि हम जो है इसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर लें अगर इसके ऊपर जो है हम किसी भी लेयर की कोटिंग कर लेते हैं। एंड टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज वेयर रिक्वायर्ड, तो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को भी बेहतर कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल के दरमियान आपने एक डिफरेंस बताना है। तो इलेक्ट्रोलिटिक और गैल्वानिक सेल का एक डिफरेंस आप याद रखें कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, जिसमें हमें एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी दे के केमिकल रिएक्शन इनिशिएट करवाते हैं, जबकि गैल्वानिक सेल जो है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जिसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन, whereas a galvanic cell produce electrical energy from a chemical reaction। तो आपने ये डिफरेंस याद रखना है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लीव द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें तो उसमें किस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने इलेक्ट्रोड को छोड़ते हैं? तो हमने पढ़ा था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडेशन की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन अपने एक्सटर्नल सर्किट की तरफ मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लीव द इलेक्ट्रोलिटिक सेल थ्रू द एनोड बिकॉज द ऑक्सीडेशन ऑकर एट एनोड, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है और उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होंगे, वो बाहर की तरफ जाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह कंडक्ट करता है? हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है और इन आयन की डिसोसिएशन की वजह से ये फ्रीली मूव करते हैं और फ्रीली मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो एन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मूवमेंट ऑफ आयन। व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व इन अ वाटर और मेल्टेड, इट ब्रेक इनटू पॉजिटिव आयन, कैटाइन और नेगेटिव आयंस। These ions move freely and carry the electric charge. Cations move toward cathode while anion move toward anode. The movement of these ions allow electric current to pass through the electrolyte. तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होना चाहिए कि फ्रीली मूवमेंट ऑफ आयन विच कॉजेज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इज डिप इन द फेरस सल्फेट सोल्यूशन। अब यहाँ पे फेरस सल्फेट का सोल्यूशन है और उसमें अगर आपने कॉपर की स्ट्रिप को डिप कर दिया, मतलब कॉपर का इलेक्ट्रोड फेरस सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया गया है, तो क्या होगा? नथिंग विल हैपन। क्यों नथिंग विल क्यों नहीं होगा? कि कॉपर इज द लेस रिएक्टिव देन आयरन, देयरफॉर कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सोल्यूशन, सो नथिंग विल बी हैपन सिंस कॉपर इज बिलो आयरन इन द रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर हम देखें तो कॉपर जो है वो आयरन से बिलो है,
इसलिए यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि कॉपर को जब आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया जाए तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। जी लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर फ्यूल सेल रिगार्डेड एज द इन्वायरमेंट फ्रेंडली? फ्यूल सेल को हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्यों कहते हैं? क्यों जी, हमें पता है कि फ्यूल सेल में जीरो एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पे बाई प्रोडक्ट सिर्फ वाटर है, इसलिए हम कहते हैं कि फ्यूल सेल आर रिगार्डेड एज द इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो फ्यूल सेल आर रिगार्डेड एज द इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिकॉज दे प्रोड्यूस वेरी लिटिल पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते। In a hydrogen oxygen fuel cell the main product is water which is harmless to the environment। तो आप इसका आंसर इस तरीके से बयान कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं अपने कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम इन कैल्शियम क्लोरेट। अब यहाँ पे हमें ये फार्मूला दिया गया और यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपने क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा क्लोरेट आयन है, क्लोरेट आयन को हम सेपरेट करेंगे और यहाँ पे इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। क्लोरेट के ऊपर जो -1 चार्ज होता है क्लोरीन को फाइंड करना है, इसलिए हमने इसको x डिनोट कर दिया, जबकि ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है। तो x प्लस, अब यहाँ पे 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन है तो 3 मल्टीप्लाई -2 -6 आ जाएगा और ओवरऑल जो आयनिक कंपाउंड के ऊपर चार्ज है वो -1 है। तो अगर इसको हम फाइंड आउट करें तो हमारा क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करती है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करें लेकिन खुद की रिडक्शन हो। An oxidizing agent cause another substance to lose electron and itself gain electron। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद उसने इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं। हाइड्रोजन peroxide contain oxygen that can easily be transferred to other substance, therefore it can oxidize many compound। यहाँ पे इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन peroxide ऑक्सीडाइज आयोडाइड इनटू आयोडीन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन peroxide H2O2 है, जब ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगी तो आयोडीन की यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन कर रही है और जबकि खुद रिड्यूस होकर वाटर की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लें। आयोडाइड आयन लूज इलेक्ट्रॉन, कि आयोडाइड ये देखें यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया और आयोडीन अपनी फ्री स्टेट में आ गई है, जबकि हाइड्रोजन peroxide गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट रिड्यूस टू वाटर एंड हाइड्रोजन peroxide एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बाय सप्लाइंग ऑक्सीजन और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये बात यह है कि हाइड्रोजन peroxide जो है ये ऑक्सीजन की भी सप्लाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसकी रिडक्शन हो रही है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, why are the different products formed when the dilute and concentrated NaCl solution are electrolyte? अब सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है, अब डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड दोनों फॉर्म में हमारे पास प्रोडक्ट क्यों मिलता है? हमें पता है जब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो तो वहां पे NaCl की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसलिए प्रोडक्ट डिफरेंट होगा, लेकिन जब डाइल्यूट सोल्यूशन आ जाए तो डाइल्यूट का मतलब है वहां पे वाटर आयन भी मौजूद होंगे, वाटर अपने आयन में डिसोसिएट हो जाता है, इसलिए वहां पे मिलने वाला प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। तो देखें, द प्रोडक्ट डिपेंड ऑन विच आयंस आर डिस्चार्ज एट द इलेक्ट्रोड। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की फॉर्म में क्या होता है, एनोड पे यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन गैस मिलेगी हमें, लेकिन अगर यही सोल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो जाए तो तब हमारे पास क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इज लो, वाटर मालिक्यूल आर ऑक्साइड मोर इजीली। तो जब वाटर आयन मोर इजीली ऑक्सीडाइज होंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगी हमें एनोड पे। तो different product are formed because the concentration of chloride ion affect which ion are discharged at the electrode। तो इससे हम देख लेते हैं कि अगर concentration different हो तो different ion हमें मिलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द कुरैयन बिकम फास्ट ड्यूरिंग द रेनी सीजन? रेनी सीजन में कुरैयन क्यों स्टार्ट हो जाती है ज्यादा तेजी से? अब हमें पता है जितना रेनी सीजन होगा उतना ज्यादा एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर का मतलब है वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करेंगे और हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन तेज हो जाएगा, हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट हो जाएगा जिसकी वजह से कुरैयन तेज हो जाएगी। तो कुरैयन इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट रिक्वायर वाटर एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ह्यूमिडिटी इज हाई। अब यहाँ पे ह्यूमिडिटी हाई हो जाएगी, वाटर रिमेन ऑन द मेटल सरफेस, रेन वाटर ऑफन कंटेन डिजोल्व साल्ट एंड गैसेस। तो आप यहाँ पे एक रीजन है कि ह्यूमिडिटी तो हाई होगी लेकिन साथ क्या है कि रेन वाटर के पास हो सकता है कुछ साल्ट या गैसेस हो। वाटर एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट एंड हेल्प द मूवमेंट ऑफ आयन विच स्पीड अप द रस्टिंग। So Curayan become very fast in the rainy season because moisture act as an electrolyte and the accelerate the Curayan process। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ galvanic cell is established between copper and silver, what reaction do you expect at the electrode? अगर हम यहाँ पे galvanic cell establish करें कॉपर और सिल्वर के दरमियान तो हम कौन सी रिएक्शन देखेंगे कि किस पे
ऑक्सीडेशन होगी और कौन सा यहाँ पे रिड्यूस होगा। अब यहाँ पे कहा गया सिल्वर इज द लेस रिएक्टिव देन कॉपर। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो सिल्वर की रिएक्टिविटी कॉपर की निस्बत कम है, तो कॉपर की ज्यादा होगी, तो जिसकी ज्यादा होगी तो वहां पे उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो एनोड पे क्या होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड पे उसकी ऑक्सीडेशन होगी, कॉपर आयन में फॉर्म में चेंज हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। जबकि कैथोड जो है वो सिल्वर का इलेक्ट्रोड होगा, जहां पे सिल्वर की रिडक्शन होगी। रिडक्शन मीन सिल्वर यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, गेन करेगा और सिल्वर फॉर्म में आ जाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन देखें, यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन भी दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द कॉपर टू सिल्वर थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। तो यहाँ पे अगर कॉपर और सिल्वर के इलेक्ट्रोड लिए जाएं तो कॉपर पे ऑक्सीडेशन होगी जबकि सिल्वर पे रिडक्शन होगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पोरस पार्टीशन इन अ गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल में जो हम पोरस पार्टीशन यूज करते हैं उसका मकसद क्या है। तो उसके कुछ जो है वो मकसद या फंक्शन बयान किए गए, देख लेते हैं। सबसे पहला, इट सेपरेट द सॉल्यूशन व्हाइल अलाउइंग आयन टू पास एंड मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये सॉल्यूशंस को सेपरेट रखता है। फिर प्रिवेंट द डायरेक्ट मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते। अलाउ आयंस टू मूव बिटवीन द कंपार्टमेंट, अब क्योंकि यहाँ पे ये पोरस है इसी वजह से ये आयंस की मूवमेंट को अलाउ करता है। मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, कि इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल रहता है। कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। विदाउट अ पोरस पार्टीशन चार्ज वुड बिल्ड अप इन द ईच हाफ सेल एंड द सेल वुड स्टॉप वर्किंग। अगर ये पोरस पार्टीशन ना हो तो क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रोलाइट मिक्स हो जाएंगे, हाफ सेल खत्म हो जाएगा और हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं। फ्यूल सेल का हमने सारा फंक्शन भी पढ़ा था, सारा उसका स्ट्रक्चर देखा था और उसमें देखा था कि कौन से कैसे रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी डिस्कशन की गई है। फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू एन एक्सटर्नल सर्किट। फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में क्या होता है, एनोड पे हमें पता है कि हाइड्रोजन लूज करती है इलेक्ट्रॉन, और जबकि कैथोड पे ऑक्सीजन गेन करती है इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे ओवरऑल हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें वाटर मिलता है। तो ओवरऑल रिएक्शन आप इसको ये बता देंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल बी कंपेयर्ड यूजिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करते हुए आप किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा था कि जो मेटल्स जो हैं वो हायर हैं, उनकी ऑक्सीडेशन कैपेसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं, इसलिए हम कहेंगे कि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अरेंज मेटल अकॉर्डिंग टू देयर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। The higher a metal in the electrochemical series, the more reactive it and more readily it loses the electron. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितनी उसकी पोजीशन हायर होगी उतना इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी। तो यहाँ पे इसका जनरल रूल क्या है कि मेटल एट द टॉप आर मोर रिएक्टिव वाइल मेटल एट द बॉटम आर दी लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेटल्स का भी बता दिया गया है कि पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होगी, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। तो ये इनका जो है वो रिएक्टिविटी एक्सप्लेन की गई है इस तरीके से। और आप इसमें एग्जांपल भी दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप किया जाए तो यहाँ पे जिंक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी जबकि कॉपर की रिडक्शन होगी। और इस केमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग भी देखें, यहाँ पे जो जिंक जो है इस पोजीशन पे है, मतलब कॉपर से हाईएस्ट पोजीशन पे, इसलिए जिंक की ऑक्सीडेशन होगी जबकि कॉपर की रिडक्शन होगी। तो आप एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।